पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम टूटने की कगार पर है। इसकी वजह तुर्की में चल रही बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई तनातनी है। इस्तांबुल में वार्ता के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे। ऐसे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दबाव बनाने के लिए नई चाल चली है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ झूठ और मक्कारी के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है और प्रोपेगेंडा चला रहा है कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहा है। पाकिस्तान, जिसकी फितरत धोखा देने और पीठ पर छुरा घोंपने की है, उसने पहले सीज फायर का उल्लंघन करके अफगानिस्तान पर हमला किया। इस हमले में 5 अफगानी नागरिकों की जान चली गई। पाकिस्तान ने यह हमला उस वक्त किया था जब तुर्की के दबाव के बाद दोनों पक्ष समझौते के लिए इस्तांबुल में आमने सामने बैठे थे और शांति समझौते के लिए बातचीत चल रही थी। यानी एक तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान अफगानिस्तान से समझौते के लिए गिड़गिड़ाते हैं और जैसे ही बातचीत शुरू होती है तो धोखेबाज मुनीर की आतंकी सेना अफगानिस्तान में हमला कर देती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, जिसकी पहचान आतंकी मुल्क की है। जिस देश के लोगों को दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से जलील होना पड़ता है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से आतंकवाद पर गारंटी मांग रहा है। जी हाँ, पहले अफगानिस्तान से डरे सहमे पाकिस्तान ने समझौते के लिए अफगानिस्तान के सामने हाथ जोड़े, उसे बातचीत के लिए बुलाया और फिर आतंकवाद पर अफगानिस्तान से लिखित में गारंटी की मांग कर रहा है। बताइए, जिस मुल्क में आतंकी भरे पड़े हैं, जो रोटी ही आतंकवाद की खाता है, वो दूसरे देश से आतंकवाद पर लिखित गारंटी मांग रहा है। इस बीच पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां अफगानिस्तान पर दबाव बनाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। पहले जिहादी एजेंडा चलाना और फिर बाद में खुलेआम झूठ बोलकर उसे नकार देने में पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। अब पाकिस्तान बेशर्मी से खुलेआम झूठ बोलने पर उतर आया है। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर नया झूठा आरोप लगाया है कि तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ आत्मघाती हमलावर तैयार किए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 600 आत्मघाती हमलावर तैयार किए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि इन आत्मघातियों की भर्ती काबुल यूनिवर्सिटी और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों से की गई है। इनमें बड़ी संख्या में हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान के भीतर मिलिट्री बेस और रणनीतिक जगहों पर हमले के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तालिबान समर्थक ग्रुप्स ने काबुल, कंधार, खोस्त और पक्तिका से युवाओं की भर्ती शुरू की है। पाकिस्तान कभी भारत पर झूठे आरोप लगाता है तो कभी अफगानिस्तान पर, लेकिन उसकी पोल अब खुल चुकी है। झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। जैसे जैसे झूठ पाकिस्तान बोल रहा है, उसके खुलासे भी जल्दी होंगे और हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमने इसी पर सर्वे किया, लोगों से बात की कि जो कुछ भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर में यानी डूरंड लाइन पर चल रहा है, उसके पीछे वो क्या सोचते हैं। एक एक करके हमने सवाल पूछे, सवाल आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल जो हमने पूछा, पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों का जो दावा है कि तालिबान के 600 आत्मघाती पाकिस्तान के खिलाफ तैयार हैं। चलिए हम सीधे आ जाते हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों का दावा कि तालिबान के 600 आत्मघाती पाकिस्तान के खिलाफ तैयार हैं, इस पर आपकी राय क्या है, ये हमने पूछा और इसमें हमने कई सवाल के जवाब भी उनसे रखे, जिसमें पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कुछ बड़ा होने वाला है, कह नहीं सकते, कई चीजें हमने पूछी। देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिए, एक एक करके देख लेते हैं। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा 49% लोग कह रहे हैं ये सब पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है, दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि भाई हम तो शिकार हो रखे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। 30% लोग ऐसी बात कह रहे हैं और 21% लोग कहते हैं कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह पाएंगे, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगला सवाल हमने पूछा, पाकिस्तान आतंकवाद पर अफगानिस्तान से लिखित में गारंटी की मांग कर रहा है, इस पर आपकी राय क्या है। अब क्या इसके रीजन रहे वो भी बता देते, क्या कारण हमने रखे कि किन वजह से पाकिस्तान खुद अमल करे। पाक को सही जवाब मिल रहा है, कह नहीं सकते, मतलब लोग जरूरी नहीं सब जानते हो, तो क्या लोगों का जवाब आया चाहिए, चलिए वो भी देख लेते हैं। 26% लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद अमल करे,
लिखित गारंटी की क्या बात होती है? 67% कह रहे हैं अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, पाकिस्तान को सही जवाब मिल रहा है, और 7% ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं टिट फॉर टैट हो रहा है, शठे शाठ्यम समाचरेत। तीसरा सवाल हमने पूछा, क्या अफगान पाकिस्तान तनाव में सीमा पार आतंकी गुट आमने सामने आ गए हैं? यानी बॉर्डर पर सेनाओं से पहले टेररिस्ट जो हैं वो सामने आ गए, दोनों तरफ कोई भी हो सकते हैं। हाँ नहीं या कह नहीं सकते की बात करते। पाकिस्तान में तो खैर टेररिस्ट कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम है तो कुछ खास एरिया की बात होगी। पूछ लेते हैं। 70% लोगों का मानना है जी हाँ, जो टेररिस्ट तैयार किए थे पाकिस्तान ने अब वही यहां पर आकर खड़े हो गए। 17% कहते हैं नहीं, 13% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप लोगों के जवाबों से इस मसले पर लोगों की सोच का अंदाजा लगा रहे होंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, इस वक्त एक लंबा अनुभव उनका स्ट्रेटेजिक चीज़ों को समझने में, और एम्बेसडर सुरेश गोयल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपका रुख कर लेता हूं। वेस्टर्न सेक्टर पाकिस्तान का पाकिस्तान के लिए एक ऐसे केक की तरह था जिसे वो चाहता था कि जब चाहे उसका स्वाद ले ले, यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह था। यहां तो उसको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती और उसके सामने कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अपने ईस्टर्न सेक्टर की जगह वेस्टर्न सेक्टर पर बहुत ज्यादा परेशान है, और जो उसके जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वो भी इस बात की उम्मीद नहीं देते कि वो कुछ उसके लिए राहत भरी उम्मीद ला रहे हैं। इस्तांबुल में भी चीजें डीरेल होती हुई दिख रही हैं। पाकिस्तान अपने पैरों पर जो कुल्हाड़ी मार चुका था प्रफुल्ल बख्शी सर, दर्द उसका उसे अब हो रहा है क्या? राजीव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान ने जिसको जो किया वो कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। उसने ये जियोपॉलिटिकल एंड लोकल अपने सेक्टर की जो पॉलिटिक्स है, इंटर कंट्री पॉलिटिक्स, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया था। मतलब कहने का मतलब है कि वो सोच रहा था सब कुछ वही होगा जो वो प्लान कर रहा है। उस समय अमेरिका की पॉलिसी उसके साथ में थी। वो अफगानिस्तान को अपना डेप्थ एरिया मानते थे। इनफैक्ट भारत का विभाजन इसी तरीके से किया गया था कि वो अफगानिस्तान का डेप्थ एरिया अमेरिका के हाथ में आए, और ग्रेट गेम ऑफ रशिया और अमेरिका ब्रिटेन के बीच चल रहा था, उसमें ब्रिटेन और अमेरिका का पलड़ा भारी हो, विभाजन हुआ। वो एरिया का बड़ा इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। तालिबान बना, उसके सहारे रशिया को निकाला, फिर अमेरिका को निकाला। अब जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और तालिबान की गवर्नमेंट, अब उनको पता चला है कि उनको कितना इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान ने अपने हित में, अपने ही एरिया के हित में कितना उसको इस्तेमाल किया, उसको लेकर अब वो जागरूक हुए हैं। और वो लोकल पॉलिटिक्स में उनको पता चल गया कि भारत की क्या स्थिति है, भारत हमारे साथ कितना है, पाकिस्तान कितना हमारे साथ में है। और लोकल कंट्रीज जो अराउंड हैं उसको चाइना का भी गेम पता चल गया कि किस तरीके से अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के और वो हमारे एरिया को इस्तेमाल करेंगे, वो भी पता चल गया। और उसको भी ये भी पता चल रहा है ईरान का क्या गेम है, ये छाबार और गदार पोर्ट इत्यादि, वो सारा इसको जागरूकता के कारण अब वो रिटेलिएट करता है। उस रिटेलिएशन के कारण अब पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है। और इस समय जब आप देख रहे हैं पाकिस्तान और तालिबान की बीच में जो मीटिंग हुई है इस्तांबुल में, उसमें पाकिस्तान ने बड़ी कहानियां गढ़ी हैं, और जो काबुल यूनिवर्सिटी इत्यादि इत्यादि की, इस सब चीज को लेकर मैं राजीव जी आपको ये बता रहा हूं कि अब जो है इस एरिया में पाकिस्तान को पता चल गया है कि उसका को बड़ा ही फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। ना अमेरिका उसका इतना साथ दे सकता है जितना वो सोच रहा था, और चाइना भी फूक फूक के कदम इसलिए रख रहा है कि 90 बिलियन और 100 बिलियन का निवेश है, वो उसको महंगा पड़ेगा अगर उसने कोई ऐसा गेम खेला। इस समय ईरान की पोजीशन अभी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। ईरान बहुत शांत बैठा हुआ है, क्योंकि ईरान ना अफगानिस्तान डूरन लाइन मानता है, और ईरान के भी जो ट्राइबल्स हैं
अलोंग इधर साइड जो एक्सट्रीम वेस्ट में जाते हैं, वहां पे भी ईरान इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। तो अब जो नई पॉलिटिकल सीन बन रहा है, उसमें पाकिस्तान को बहुत ही सतर्क होना पड़ेगा, और वो अपहिल टास्क बन रहा है उसके लिए। होना पड़ेगा विंग कमांडर बख्शी, और इसलिए भी सतर्क होना पड़ेगा कि जिसे वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहता था, वो डेप्थ खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। एम्बेसडर सुरेश गोयल सर, क्या पाकिस्तान आमिर खान मुत्ताकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के हैं, जब उनके ऊपर यूएनएससी बैन हटा तो पहले वो रूस गए, उसके बाद वो भारत आए, जबकि पाकिस्तान ये समझता था कि ये तो हमारे ही पाले का एक देश है और ये कभी हमें बाईपास नहीं कर सकता। क्या वो चिढ़ थी, वो परेशानी थी कि उसका वेस्टर्न सेक्टर इस वक्त बहुत वोलेटाइल है और पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि अगर हमें एग्रीमेंट नहीं होता तो ये वॉर की तरह होगा और सिचुएशन टेंस हो रखी है डूरंड लाइन पर? देखिए, मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो जब ये मुत्ताक के ऊपर से बैन हटा, उस टाइम पर जहां तक मेरे को याद पड़ता है, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट था। अगर नहीं भी है तो पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। तो अगर बैन उसके ऊपर से ट्रेवल करने के लिए हटाया गया तो उसमें पाकिस्तान का भी वोट शामिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुत्ताकी के ऊपर से बैन हटाए पाकिस्तान की सहमति से। एक तो बात ये है। दूसरी चीज ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के झगड़े बैन हटने से काफी पहले शुरू हो गए थे। 2-3 महीने कम से कम हो गए थे उसको। पाकिस्तान और तालिबान के बीच के जो फर्क है, जो डिफरेंसेस हैं, वो काफी पहले जाहिर हो चुके थे और डिफरेंसेस बड़े बेसिक हैं। जो दो चीजें मेरे को अभी ध्यान में आती हैं, एक तो ड्यूरल लाइन का जो फर्क है। ड्यूरल लाइन के ऊपर तालिबान कभी भी पाकिस्तान से एग्री नहीं करेगा। वो पश्तून की नेशनल पोजीशन है कि ड्यूरल लाइन डिवीजन सही नहीं है। जो पख्तून एरिया पाकिस्तान में है वो अफगानिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। ये उनकी डिमांड शुरू से रही है और कभी उसके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे वो। तो जो, और दूसरी चीज है बागराम एयरबेस। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही उन्होंने बागराम एयरबेस को लेने के लिए या अपने कंट्रोल में लेने के लिए बातें सामने रखनी शुरू कर दी हैं। और अफगानिस्तान को अब ये एहसास हो रहा है कि इस गेम में पाकिस्तान यूएसए का साथ देगा बजाय अफगानिस्तान के। क्योंकि जो अफगानिस्तान जब बना दिए तालिबान पावर में आया, उस टाइम पर ये पाकिस्तान के लीडर वहां पर पहुंचे भी काबुल में, चाय वाय पी उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति के भवन में। लेकिन वो चीजें अब बहुत अलग हो चुकी हैं। एज दे से दैट इज सो मच ऑफ वाटर डाउन द रिवर गैंजेस या रिवर सिंधु, जो भी कहना चाहिए। तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच के फर्क इतने ज्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हालत में अभी, कम से कम जल्दबाजी में, वो वापस उनका कोई रिलेशन बनेगा ही। इसलिए आपने देखा हो कि पाकिस्तान चाहे कितने भी बात कर ले सीज फायर की, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक जारी रखे, वाकई सीज फायर की बात करते हुए भी। तो आगे देखने की क्या होता है आगे। मेरे ख्याल है ये अभी झगड़ा काफी आगे चलेगा, जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। सवाल और भी होंगे मेरे पास, लेकिन हमारे पास सर्वे भी हैं सर, और सर्वे भी एक बार और सामने रख देते हैं। कुछ सर्वे जो कि हमने लोगों के सामने रखे, अभी हमने 3 सर्वे दिखाए, 2 और सर्वे आपके सामने रख देते हैं। हमने लोगों से पूछा, एशियाई देशों में सीमा या बॉर्डर पर बढ़ते आतंकवादी खतरों को आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? वैश्विक शांति के लिए चिंता, वैश्विक फोरम हस्तक्षेप करे, आतंक के जिम्मेदार मुल्क पर कार्रवाई हो, या कह नहीं सकते? तो जवाब क्या आए? 12% लोग कह रहे हैं पूरे वैश्विक शांति के लिए एक चिंता है जो एशिया में हो रहा है। 14% लोग कह रहे हैं इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, वैश्विक फोरम, वो यहां पर इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे। 67% लोग कहते हैं आतंक के जिम्मेदार मुल्क पर कार्रवाई हो, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर एपिसेंटर माना जाता रहा है। 7% कहते हैं कह नहीं सकते। अब अगला सवाल,
आतंकवाद को मिटाने में किस देश की भूमिका अहम हो सकती है, ये लोगों से पूछा गया। पूरी दुनिया किस तरीके से देख रही है, किस तरीके से चल रही है। चलिए नाम रखते हैं। भारत का नाम है, अमेरिका, चीन, अन्य, या कह ही नहीं सकते, इस बारे में कुछ रख नहीं सकते। देखते हैं लोगों ने क्या कहा। 63% लोग कहते हैं आतंकवाद को मिटाने में भारत की भूमिका अहम होगी। 21% कहते हैं अमेरिका की भूमिका अहम होगी। 3% कहते हैं चीन की होगी। 4% कहते हैं बाकी कंट्रीज होंगे और 9% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। यानी भारत का अब तक का जो रोल रहा है उसको देखते हुए लोग कहते हैं ज्यादातर भारत यहां पर करेगा। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बात कर रहे हैं, तो इनमें फिर बात नहीं बनी और अफगान और पाक में कई बार वार्ता विफल हो गई है। 6-7 नवंबर की बात कर लें, जो अभी हम बात कर रहे हैं, इस्तांबुल बॉर्डर पर टेररिज्म, अफगानिस्तान पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप, वार्ता विफल हो गई। 29 अक्टूबर की बात कर लेते, क्या हुआ था? दोहा में बात हुई थी, डूरंड रेखा का मुद्दा उठा था, विफल हो गई वार्ता। 25 अक्टूबर इस्तांबुल में बात हुई थी, टीटीपी पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की बात करते हुए पाकिस्तान ने जोर डाला और वार्ता विफल हो गई। कोई गारंटी नहीं है कि ये वार्ता हम आगे भी विफल होती देखें। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की वजहें क्या हैं? चलिए, पहला, डूरंड लाइन को लेकर दोनों देशों में तनाव है। यानी डूरंड लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता और पाकिस्तान कहता है यही बॉर्डर है। अफगानिस्तान और चलिए, ब्रिटिश राजनयिक सर मोर्टिमर डूरंड ने ये लाइन खींची थी 1893 में। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच समझौते के तहत स्थापित हुई थी। पख्तून जनजातियों के पारंपरिक क्षेत्रों को यह अलग कर देती है, जिसे अफगानिस्तान नहीं मानता। डूरंड लाइन को बॉर्डर के रूप में अफगानिस्तान कहता है कि हम नहीं मानते, आप मान रहे चलेगा, आप मानते रहे, हम नहीं मानते। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई लाइन थी 1893 में। ये 1993 तक का 100 साल का पीरियड इसमें रखा गया, लेकिन तब भी अफगानिस्तान ने नहीं माना। 1999 में रिन्यू करने की बात हुई, वो भी नहीं हुआ और अब एक लंबा समय हो गया है। मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़े हुए हैं, एम्बेसडर गोयल इस वक्त जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर गोयल, ड्यूरंड लाइन को लेकर एक 100 साल का वक्त निकल गया 1993 तक। ये भी चर्चे हुए थे 1999 के दौर में कि शायद रिन्यू करने की बात हो रही है। क्या ये मुद्दा और टीटीपी का मुद्दा, जिसे अफगानिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, क्या ये दोनों मुद्दे एक ऐसा मुद्दा बन गए हैं कि इस पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं और ये बने ही रहेंगे चाहे कितनी बार वार्ता हो जाए? एम्बेसडर गोयल, देखिए, पहले तो अगर आप ये भारत की तारीख को पढ़ें, चाहे वो 1893 की बात करें या बात करें बंगाल के पार्टीशन की या बात करें आप भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की, आप कोई भी देख लीजिए इंसिडेंट तारीख का। ब्रिटेन ने या यूके ने जिस टाइम पर कोई भी पार्टीशन किया, वो पार्टीशन हमेशा अपने पीछे झगड़े छोड़ करके गया है। कोई भी पार्टीशन ऐसा नहीं है कि जो क्लीन पार्टीशन रहा हो, जहां पर लोगों को दिक्कत नहीं होती है। 1911 का बंगाल का पार्टीशन देख लीजिए आप, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का पार्टीशन जो किया था, कितनी मूवमेंट हुई थी। जो जमीन पर काम करने वाले थे वो ईस्ट बंगाल में रह गए, जो जमीन के ओनर थे वो वेस्ट बंगाल में रह गए, दोनों के बीच में झगड़े हुए, मारकाट हुई, परेशानी हुई। ड्यूरंड लाइन परेशानी, भारत पाकिस्तान कहने की जरूरत नहीं है। मुझको लगता है कि पहली बात तो जो भी पार्टीशन हुए हैं और जिस तरह से पार्टीशन हुए हैं, उसमें यूके की नीयत कभी भी ये नहीं रही कि वहां पर शांति से लोग रह पाए। तो अगर जब भी पार्टीशन हुआ और वो इस नीयत से पार्टीशन हुआ कि वहां पर झगड़े चलते रहे, मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर एक राजनीतिक सॉल्यूशन होने की उम्मीद रखनी चाहिए।
ड्यूरल लाइन की बात करते हैं, जो आपने सवाल उठाया था। ड्यूरल लाइन में वही हुआ, पश्तून, कुछ पश्तून उधर रह गए, कुछ पश्तून इधर रह गए। पश्तूनों के लिए जो उनका एक रहने की जगह थी, वो एक इंटीग्रेटेड होल अफगानिस्तान, उसका नाम अफगानिस्तान उस टाइम पर था, लेकिन पख्तून पख्तून एरिया था वो। घर बट गए, कुछ यहाँ पर कुछ वहां पर। 1993 तक अगर वहां पर झगड़े नहीं हुए, वो इसलिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान उस टाइम पर फिर भी ये उम्मीद थी कि कभी जो पश्तूनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और एक एरिया बन जाएगा। 1993 के बाद में जब ये नहीं राजी हुए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लोगों की जरूरत थी। तालिबान की क्रिएशन कहाँ से हुई? तालिबान में जो लोग आए वो अफगानिस्तान से आए, उनको ट्रेन किया गया पाकिस्तान में, पैसा आया सऊदी अरेबिया से, मैं नाम ले रहा हूं, और ये सारी प्लानिंग की गई अमेरिका से। तालिबान इज एन अमेरिकन क्रिएशन, सब जानते हैं ये। तो इस सब अगर कॉम्प्लेक्स जो पॉलिटिक्स खेली गई है लोगों के साथ में, तो दिक्कतें तो आएंगी ना। ये छोटी सी बात में आखिर में खाली ये कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि जो सिचुएशन है उसमें कहीं भी आसपास शांति की गुंजाइश मेरे को दिख रही है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहता है जी। ताकि उसको वहां से मिलते रहे लोग बाग, उसका अपना टेररिज्म कैंप चलता रहे। अफगानिस्तान में तालिबान का अभी सर्टेन नहीं है कि आगे क्या सिचुएशन रहेगी, तो वो भी देख रहे हैं। देखते रहिए अभी आप, कम से कम 10-20 साल तक मुझको कोई नहीं लगता कि कोई उम्मीद नहीं है कि वहां पर कोई सोल्यूशन हो पाएगा। पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर, ये आपका अनुभव बोल रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और मैं जितना भी पढ़ पाया मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बोन ऑफ कंटेंशन बना ही रहेगा। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब प्रफुल्ल बख्शी सर से बात होती है तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक एंगल जरूर डालना चाहूँगा। इससे पहले जब हम एम्बेसडर गोयल से बात कर रहे थे तो प्रफुल्ल सर उन्होंने बगराम एयरबेस का जिक्र किया, मेरे भी ध्यान में बगराम एयरबेस था। क्या बगराम एयरबेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की वो छटपटाहट, उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से इनकार, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी नाक का सवाल बना लिया है कि बगराम एयरबेस जब तक उसे नहीं मिलता, क्योंकि वहां से वो चाइना को भी देख सकता है, इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर सकता है, तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा, और इसीलिए कहीं बहुत पैसे के लालच में पाकिस्तान अमेरिका का ये गंदा काम कर रहा है, जो लगातार इस ड्यूरेंट लाइन और बॉर्डर को उसने वॉलेटाइल कर रखा है, लगातार फायरिंग हो रही है, मोर्टार्स दागे जा रहे हैं। राजीव जी, आप ठीक कह रहे हैं, और जैसे कि एम्बेसडर गोयल बता रहे थे कि ये सारी की सारी जो चीज़ है वो इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई इसके ठीक होने का अंदेशा नहीं है। जो बगराम एयरबेस है, डेवलपमेंट उसकी पूरी रशिया ने करी थी और उसको बड़ा इस्तेमाल किया गया था, बड़ा इम्पोर्टेंट एयरबेस है उस पूरी एरिया के लिए। एट द मोमेंट अगर वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देता है अमेरिका इस एरिया को, तो बगराम इज इन द फोकस। वहीं से सारा का सारा जो है एयर स्ट्राइक, एयर कंट्रोल, सब कुछ वहीं से होता है। अगर वो एरिया में आ जाए, अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया फिर से वहां पे अपना अस्तित्व जमाए, बिकॉज भारत वहां पे जाना शुरू कर दिया। भारत ने इंडिया के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट वहां पहुंच गए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो इंडियन एयरफोर्स के अंडर में है, ये जैसे कि खबरें अफवाहें उड़ रही हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, पर इंडियन एयरफोर्स काफी तादाद में है। अफवाह ये भी उड़ी थी कि सर वो कजाकिस्तान का एयरबेस जो खाली किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके प्लेन वहां पर पहुंचे हैं, ये अफवाहें थी। नहीं, उसके प्लेन पहुंच रहे हैं, नॉट द फाइटर एयरक्राफ्ट, इट इज द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि ह्यूमैनिटेरियन टास्क को कैरी ऑन कर रहे हैं, बहुत इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स, इंक्लूडिंग लार्जर एयरक्राफ्ट, वो पहुंच रहे हैं। पर बड़ी मिक्स्ड खबरें आ रही हैं, यहाँ तक कि रेड क्रॉस के एयरक्राफ्ट की बात आ रही है, सब कुछ आ रहा है। द न्यूज़ इज नॉट वेरी क्लियर, पर ये मैं आपको बता देता हूँ कि वो एयरक्राफ्ट, वो जो बेस है, वो इंडिया की कंट्रोल में नहीं है, अफगानिस्तान के कंट्रोल में है। और अफगानिस्तान चाहता है जिस कंट्री को वो वहाँ के एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे, ये अमेरिका को पसंद नहीं है।
अमेरिका क्या वांटिंग कि ना चाइना घुसे वहां, ना रशिया घुसे, और ना ही इंडिया, क्योंकि इंडिया अगर अंदर रहेगा तो ऑटोमेटिकली रशिया का वहां पे खेल रहेगा। और इंडिया की एक बार वहां पे पहुंचता है तो हमारे जो फाइटर स्ट्राइक्स है उनकी रेंज बहुत इंक्रीज हो जाती है। देखिए कजाकिस्तान में हमारा इंटरेस्ट, जैसे आप कह रहे, था, बिल्कुल था, अभी भी है। हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ जाता है। एक्चुअली हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अगर पहले की होती तो बगराम एयरबेस के लिए हम बहुत पहले ट्राई कर सकते थे। जी। यहां तक कि 1971 वॉर में अफगानिस्तान ने कहा था कि आप मेरे बेस का इस्तेमाल करिए, इंडिया को कहा था उसने। तो ये सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका का डर बिल्कुल ठीक है। बगराम को लेकर ट्रंप बहुत चिंतित है। समय कम है मेरे पास, लेकिन सर आपने जिसे बहुत सधे शब्दों में डर कहा ना, मैं अपने शब्दों में उसे छटपटाहट कहूंगा। ट्रंप बुरी तरीके से परेशान हैं और ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज बनकर भारत उभर रहा है, और अगर भारत यहां पर ताकतवर भी हो जाता है तो फिर अमेरिका को दखल देने के लिए जगह शायद ना मिले आगे फ्यूचर में, इसलिए उसे ये चाहिए। खैर एम्बेसडर गोयल, आप बहुत धन्यवाद। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।